डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे जिस एक्सपेरिमेंट ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में रिवॉल्यूशन पैदा कर दिया। यानी कि लाइफ साइंसेज मतलब बायोलॉजिकल साइंसेज यानी कि बायोमेडिकल साइंसेज की फील्ड में रिवॉल्यूशन पैदा कर दिया। तो वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? वो एक्सपेरिमेंट था हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट्स का जो रिक्वायरमेंट है उसको मैंने इसके पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर आप देखें। फिर भी मैं रिमाइंड कर देता हूं। देखिए, हर्शी एंड चेस ने उन्हीं एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया जिस एक्सपेरिमेंट को ग्रिफिथ ने 1928 ईस्वी में किया था, जिसके नतीजे में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स की डिस्कवरी हुई थी। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी हुई थी। ट्रांसफॉर्मेशन के डिस्कवरी के बाद ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाई कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन है या आरएनए है। हालांकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल कुछ वायरसेस के अंदर होता है, लेकिन हम यहाँ डीएनए की चर्चा कर रहे हैं। प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है डीएनए। कुछ वायरसेस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो चलिए इसको हम फिर आगे की तरफ ले चलते हैं। तो ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन के डिस्कवरी के बाद तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने, जिसमें एवरी मैक्लियोड एंड मैकलीन मैककार्टी ने उसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को लिया और उसका बायोकेमिकल एनालिसिस किया। इन लोगों ने ये बात समझने के लिए कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स हैं उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, वो प्रोटीन है या डीएनए है या आरएनए है। तो उन्होंने बायोकेमिकल एनालिसिस किया, उसकी एवेल्युएशन किया उन्होंने, और बाद में एज ए रिजल्ट उन लोगों ने दुनिया के सामने इस बात को रखा और उन्होंने कह दिया था कि साहब, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। यानी कि डीएनए ही वो बायोमोलेक्यूल है, वो केमिकल सब्सटेंस है जो वंशानुगत लक्षणों को यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है। लेकिन वो अपने काम से साइंटिफिक कम्युनिटी को पूरी तरह यानी 100% वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए। इसके बाद हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट आता है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने साबित करके रख दिया बिल्कुल क्लियर कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में फाइनली कर रहे हैं, जिसको आप अगर पूरे मेंटल कोहेरेंसी के साथ अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से इन्होंने किया। और आगे भी आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस तरह के एक्सपेरिमेंट यानी जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी में इस तरह के एक्सपेरिमेंट आपको बहुत सारे मिलेंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरी मेंटल कोहेरेंसी के साथ यानी पूरी ध्यान लगाकर आप सुने और इसको समझे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बैक्टीरियोफेज एंड इकोलाई का जिक्र मैं पहले वाले वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर आप इसको समझ लीजिए कि बैक्टीरियोफेज क्या है। कि बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके और बैक्टीरिया को किल कर देता है, या बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन करके और बैक्टीरियल जीनोम के साथ यानी बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसी के साथ मिलकर, और वो बहुत दिनों तक रहता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज
का जो डीएनए है वो किसी बैक्टीरिया के अंदर आके एज ए जेनेटिक पैरासाइट के रूप में रहता है। जेनेटिक पैरासाइट यानी कि उसके जीनोम के साथ मिल के रहता है और उसमें उसके जीनोम के साथ उसका रेप्लिकेशन भी होता है। मतलब ये कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है और वो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को किल भी कर सकता है और बैक्टीरिया के साथ रह भी सकता है, वो बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो इतनी बात को ध्यान रखिए। अब देखिए बैक्टीरियोफेज के बारे में मैं बता चुका हूं कि चूंकि ये वायरस है और वायरस जो है हमेशा किसी होस्ट के साथ रहता है। वायरस वो पार्टिकल है, वो एंटिटी है जिसमें जेनेटिक मटेरियल तो होता है, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो जेनेटिक प्रोग्रामिंग होती है उसके लिए एक बायोलॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसके अंदर वो जेनेटिक प्रोग्रामिंग रन हो सके। यानी जेनेटिक कोई भी प्रोग्राम है तो वो तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही रन होगा, जैसा कि आप कंप्यूटर और मोबाइल के केस में आप जानते हैं। तो वायरल पार्टिकल्स जो होते हैं वो अगर किसी होस्ट से बाहर हैं तो वो नॉन लिविंग की तरह ट्रीट किए जाते हैं। क्यों? कि उसमें किसी तरह का मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होता है, उसमें किसी तरह की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। यानी उसमें ना तो ग्रोथ होगा, ना रिप्रोडक्शन होगा, न ही उसका कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो होगी। कब? जब वो होस्ट से बाहर रहेगा। लेकिन जैसे ही होस्ट के अंदर आएगा तो होस्ट की जो मेटाबॉलिक मशीनरी है, उसकी जो बायोकेमिकल मशीनरी है, उसकी जो जेनेटिक मशीनरी है, उसको वो हाईजैक करके और क्या करता है कि अपना रेप्लिकेशन भी करेगा, अपना प्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, उसकी ग्रोथ होगी और फिर क्या करेगा वो वायरस उस होस्ट सेल को किल कर देगा और उसमें से फिर बाहर निकलेगा, फिर दूसरे होस्ट सेल को वो इन्फेक्ट करेगा, फिर उसको किल करेगा, जैसा कि हम इसका जिक्र करेंगे एचआईवी वायरस के इन्फेक्शन के केस में। तो क्या है कि आपको समझना है कि ये बैक्टीरियोफेज एक तरह की वायरस है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये डीएनए होता है और उसके ऊपर एक कोट प्रोटीन होती है, हेड जिसको कहते हैं, हेड कोट प्रोटीन का बना होता है, फिर टेल होता है। ये सारे के सारे प्रोटीन के बने होते हैं। तो इतनी बात को हम ध्यान में रखें। चलिए अब जो है आप देखिए कि ये किस तरह से इन्फेक्शन कॉज करता है बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में। पहले क्या होगा कि बैक्टीरियोफेज आएगा, बैक्टीरिया के ऊपर इसका अटैचमेंट होगा, फिर वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, यानी कि अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर जो डीएनए होता है एज जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियोफेज के जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। डीएनए को क्या करेगा कि इंजेक्ट कर देता है ई कोलाई के अंदर और ई कोलाई ये समझता है कि ये हमारा अपना डीएनए है, ठीक है, वो हमारा सेल्फ है। उसके अगेंस्ट में वो किसी तरह का डिफेंस मैकेनिज्म शो नहीं करता है, यानी कि उसके जो डीएनए है उसको मारता नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है। हालांकि ई कोलाई के अंदर डीएनएज मौजूद होता है, वो उसको चाहे तो उसको मार दे, लेकिन उसके अंदर जो है इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग वो अ, अ, बना लेता है। वो जो आने वाला जीनोम है इसका बैक्टीरियोफेज का, वो वो क्या करता है कि चकमा दे देता है, वो कंफ्यूज कर देता है बैक्टीरिया के जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको। और बैक्टीरिया ये समझती है कि ये हमारा अपना ही मॉलिक्यूल है, हमारे अपना डीएनए है, तो उसको कुछ नहीं करता है। फिर उसका रेप्लिकेशन होता है उसमें। और आप जानते हैं कि डीएनए क्या है कि डीएनए जो होता है उसमें जिस स्पेसीज का डीएनए है, जिस इंडिविजुअल का डीएनए है, उसी इंडिविजुअल को रीबिल्ड कर लेने की, यानी कि उसको फिर से बना लेने की उसके अंदर जेनेटिक प्रोग्रामिंग मौजूद होता है। और वो जेनेटिक प्रोग्रामिंग जैसे ही बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, बायोलॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे ही उसका जो है रन करेगा,
तो बैक्टीरियोफेज को बनाने के लिए, उसको जो है बनाने के लिए, उसकी रिकंस्टिट्यूट करने के लिए, उसकी रीबिल्डिंग करने के लिए सारे कंपोनेंट सिंथेसाइज हो जाता है, यानी प्रोड्यूस हो जाता है, फिर उसकी असेंबली हो जाती है, फिर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया के अंदर बन जाएगा और इस तरीके से उस बैक्टीरिया को किल करते हुए बाहर निकलेगा, फिर दूसरे बैक्टीरिया को वो इन्फेक्ट करेगा। इसको मैं पिछले वाले वीडियो में भी किसी दूसरे तरीके से मैं समझा चुका हूँ। चलिए, तो इतनी बात समझते, इसी का फायदा जो है हर्शी एंड चेस ने उठाया। हर्शी एंड चेस ने देखा कि देखिए बैक्टीरियोफेज को हम के जीनोम को, यानी बैक्टीरियोफेज को हम बड़ी आसानी से ई कोलाई के अंदर भेज सकते हैं। तो बैक्टीरियोफेज का जो देखा उन्होंने कि देखिए इसमें एक चीज है कि इसकी जो कोट प्रोटीन है, तो कोट प्रोटीन यानी प्रोटीन के अंदर सल्फर पाया जाता है। प्रोटीन जो है उसमें सल्फर पाया जाता है। प्रोटीन क्या है कि इमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, यानी पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड है। बहुत सारे एमाइनो एसिड्स है उसमें। कुछ एमाइनो एसिड जो होते हैं उसमें सल्फर होता है, सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड होता है। तो उन्होंने कहा कि सल्फर तो प्रोटीन में है और डीएनए में जो होता है उसमें सल्फर नहीं होता है, उसमें फास्फोरस होता है। आप न्यूक्लिक एसिड वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने उसका न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश किया है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसमें 3 कंपोनेंट होता है। एक जो है पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस और तीसरा फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं, उस पर जो है निगेटिव चार्ज होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि डीएनए में फॉस्फेट होता है, डीएनए प्रोटीन में फॉस्फेट नहीं होता है, और प्रोटीन में सल्फर होता है, डीएनए में सल्फर नहीं होता है। तो इन्होंने क्या किया, हर्शी एंड चेस ने एक रेडियो एक्टिव फेज बनाया। इन्होंने पहले कैसे बनाया कि देखिए फेज को, यानी वायरस के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, होस्ट चाहिए। तो वो होस्ट क्या किया इन्होंने कि होस्ट के रूप में यूज किया किसको, बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को यानी ई कोलाई को इन्होंने क्या किया कि जिस न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर, यानी कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो किया, उस न्यूट्रिएंट मीडिया में यानी कल्चर मीडिया में उन्होंने एक जो सेट लिया, उन्होंने क्या किया कि उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया और दूसरा जो फ्लास्क है उसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाल दिया। अब ये जो बैक्टीरिया का जो भोजन हो गया वो हो गया क्या, रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग कल्चर मीडिया। उसी तरीके से दूसरा जो है वो है रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेनिंग कल्चर मीडिया। अच्छा, ये कल्चर मीडिया किसके लिए है, बैक्टीरिया के लिए है, लेकिन उसी बैक्टीरिया में तो ग्रो करना है सल्फर बैक्टीरियोफेज को। तो बैक्टीरियोफेज का भी जो न्यूट्रिशन है वो भी सेम हो गया, क्योंकि उसी होस्ट में उसको ग्रो करना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इसी का फायदा उठाया। उन्होंने देखा कि बैक्टीरियोफेज है, उसकी जो कोड प्रोटीन है उसमें सल्फर हम डाल देते हैं, रेडियो एक्टिव सल्फर डाल देते हैं, और ये जो उसकी जो डीएनए है उसमें हम फॉस्फेट डाल देते हैं, जिसको हम रेडियो एक्टिव फॉस्फेट डाल देते हैं, एक में रेडियो एक्टिव सल्फर डाल देते हैं। तो डाल दिया, इससे क्या होगा कि नया जो फेज का जन्म होगा, नया फेज का जो प्रोडक्शन होगा, क्योंकि फेज का इन्फेक्शन होगा ई कोलाई में, ई कोलाई के अंदर जो नए फेज बनेंगे तो उस नए फेज के अंदर जो एमाइनो एसिड यूज होगा उसके प्रोटीन के कंस्ट्रक्शन के लिए, वो क्या होगा, वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा और उसमें जो डीएनए की सिंथेसिस होगी, डीएनए की जो प्रोडक्शन होगा वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। डीएनए के अंदर फॉस्फेट चला जाएगा और ये जो प्रोटीन है उसमें सल्फर आएगा, तो ये रेडियो एक्टिव होंगे। इसलिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि रेडियो एक्टिव फेज को इन्होंने बनाया।
उसको लेबोरेटरी के अंदर मेंटेन करके रखा। कंट्रोल के रूप में इन्होंने एक प्लेन जो है बिना रेडियो एक्टिव सल्फर एंड फास्फोरस का एक मीडिया रखा ताकि रेडियो एक्टिविटी की कंट्रोल चेक कर सकें कि जिसमें हमने डाला है उसमें जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि नहीं, उसको लेबोरेटरी के अंदर हम इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे कोई भी एक्सपेरिमेंट, तो उसमें कंट्रोल लेते हैं फिर टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट के रूप में जो इन्होंने लिया उसमें टेस्ट 1 में क्या किया कि सल्फर कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर डाला इन्होंने, और दूसरे में क्या डाला कि रेडियो एक्टिव फॉस्फेट डाला इन्होंने, और इसको स्टैंडर्डाइज करके फिर अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। फिर देखिए हुआ क्या, जब रेडियो एक्टिव फेज इन्होंने कंस्टिट्यूट कर लिया, बना लिया, उसके बाद इन्होंने अपना फाइनल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। इसमें 3 स्टेप हैं, बिल्कुल सिंपल वे में समझिए कि 3 स्टेप है, बस 3 स्टेप आपको समझना है। पहला स्टेप क्या है? इन्फेक्शन, जिसको मैं पहले ही समझा चुका हूं। इन्फेक्शन में क्या होगा कि वो जो फेज है वो ई कोलाई के सरफेस पे आके अटैच होगा, यानी अटैचमेंट होगा, और फिर अटैचमेंट के बाद उसके जो डीएनए है वो ट्रांसड्यूस हो जाएगा ये ई कोलाई सेल के अंदर, यानी कि डीएनए उसकी जो जेनेटिक मटेरियल है किसका? बैक्टीरियोफेज की यानी वायरस की, वो ई कोलाई के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसकी मशीनरी जो है वो मौजूद होती है, उसका मैकेनिज्म अवेलेबल होता है उस बैक्टीरियोफेज के अंदर, और ये भी मैकेनिज्म अवेलेबल होता है ई कोलाई के अंदर कि इनकमिंग जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज की तरफ से आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लेने की मैकेनिज्म अवेलेबल होता है। इस तरीके से ये आ जाता है, जिसको आप हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि उसकी मैकेनिज्म किस तरीके से है, कैसे ये कंपैटिबल है बैक्टीरियोफेज के या वायरस के डीएनए मॉलिक्यूल को या आरएनए मॉलिक्यूल को ई कोलाई किस तरीके से इनटेक कर लेती है। तो एनीवे आप देख सकते हैं इसको कि बैक्टीरियोफेज के जरिए डीएनए को इंजेक्ट करना ई कोलाई के अंदर या किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन किसे कहते हैं? इनटेक ऑफ वायरल डीएनए मॉलिक्यूल बाय बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनटेक ऑफ नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम कल्चर मीडिया टू बैक्टीरिया, फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट टू बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट से नेकेड डीएनए के ट्रांसफर हो जाने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में देखा हम लोगों ने। ट्रांसडक्शन किसे कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम फेज यानी बैक्टीरियोफेज या वायरस टू बैक्टीरिया, इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, इतनी बात समझ गए। तो इन्होंने क्या किया कि असल में ट्रांसडक्शन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई में आ रहा है, यानी बैक्टीरिया में आ रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, और इसी को हम कहते हैं इन्फेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि वायरस इन्फेक्शन तो ट्रांसडक्शन के जरिए करता है ना, तो इसको हम कहेंगे इन्फेक्शन। यानी कि पहला स्टेप जो है वो है इन्फेक्शन, बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन, इसमें ये ई कोलाई में। और कौन सा बैक्टीरियोफेज है? वो रेडियो लेबल्ड बैक्टीरियोफेज है। एक तरफ सल्फर कंटेनिंग लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल है बैक्टीरियोफेज के अंदर, दूसरे तरफ जो है दूसरे साइड में वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज है, जिसको पहले ही बनाया जा चुका है लेबोरेटरी के अंदर, लेबलिंग की जा चुकी है, जिसको मैंने बताया। ठीक है, तो इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन में क्या है?
दो चीज है, अटैचमेंट प्लस इंजेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर अब बैक्टीरियोफेज का क्या आ चुका है, जेनेटिक मटेरियल आ चुका है। तो इसी इन्फेक्शन के दौरान क्या करते हैं कि हम बैक्टीरिया कल्चर मीडिया को निकाल लेते हैं। जिस चीज में भी कल्चर हो रहा होता है, इनक्यूबेटर के अंदर, इनक्यूबेटर शेकर के अंदर जो लिक्विड कल्चर मीडिया के अंदर इसका ट्रांसडक्शन यानी इन्फेक्शन हो रहा होता है, उसमें से हम निकाल के एक ब्लेंडर पे डाल देते हैं, ब्लेंडिंग जिसको कहते हैं, ब्लेंडर पे डाल देते हैं। और फिर क्या होता है, ब्लेंडर पे डाल देते हैं, फिर क्या होता है कि उसको जो हम एजिटेशन के जरिए उस फेज का जो हेड है जो कि बाहर ही रह गया है, बैक्टीरिया के ऊपर जो सटा हुआ है, उसको बैक्टीरिया के अंदर जाना नहीं है, जेनेटिक मटेरियल तो चला गया, लेकिन वो फेज का जो अदर पार्ट्स जो है, उसके टेल है, उसके हेड हैं, उसको क्या करते हैं कि हम रिमूव करते हैं, यानी कि उसके सरफेस पे अगर लगा हुआ है तो उसको इसे झाड़ देते हैं, हटा देते हैं। उसका टेक्निक होता है इसमें लेबोरेटरी के अंदर, उसको हम ब्लेंडिंग कहते हैं। उसको एजिटेशन के जरिए हम उसको हटा देते हैं, उसको झाड़ देते हैं, उसको पोंछ के वॉश करके हटा देते हैं। ठीक है, ब्लेंडर होता है एक लेबोरेटरी के अंदर में, तो एजिटेशन के जरिए उसको वहां से हटा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम कि सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं कि देखिए यहाँ दो चीज समझना है। एक तो बैक्टीरियोफेज का जो इन्फेक्शन हुआ है, तो असल में बैक्टीरियोफेज उसके अंदर नहीं जाता है, बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर क्या जाता है, बैक्टीरियोफेज का जीनोम, यानी कि उसमें डीएनए है तो डीएनए जाता है, बाकी जो पार्ट है उसका बाहर रह जाता है। जैसे यूं समझिए कि सिरिंज के अंदर मेडिसिन है, इंजेक्शन वाली मेडिसिन है, हम किसी को इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो सिरिंज बाहर रह जाता है और इंजेक्शन के जरिए हम मेडिसिन को इंजेक्ट कर देते हैं। जब मेडिसिन अंदर चला जाता है, वेन के अंदर या इंट्रामस्कुलर है, तो मसल्स के अंदर जब इंजेक्शन सारे चले जाते हैं, सिरिंज से निकल जाते हैं, तो सिरिंज को हम बाहर खींच लेते हैं। तो वही वाली चीज है यहाँ ब्लेंडिंग में, कि ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, जिस तरह से सिरिंज को हम बाहर खींच लेते हैं, उसी तरीके से जो उस बैक्टीरिया के ऊपर जो अटैच्ड पार्ट है बैक्टीरियोफेज का, उसको हम रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लेंडिंग। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, इन्फेक्शन, दूसरा है ब्लेंडिंग, और तीसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो देखिए इसमें ये 3 स्टेप में क्या हुआ, पहले इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन में हम क्या करते हैं कि अटैचमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव फेजेज टू इकोलाई फॉर ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ फेज डीएनए इनटू बैक्टीरिया। दूसरा में क्या है, ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ अटैच्ड फेज कोट from E. coli by agitating them as infection is proceeded. Thereafter phase particles यानी viruses are separated by spinning them in centrifuge। spinning कहते हैं कि देखिए सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज में बहुत देर तक अगर हम सेंट्रीफ्यूजेशन का प्रोसेस करेंगे तो उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। स्पिनिंग का मतलब ये होता है कि छोटे से सेंट्रीफ्यूज में या उसी सेंट्रीफ्यूज में, बड़ा सेंट्रीफ्यूज में थोड़ी देर के लिए, 30 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, या यूं कहे कि 1 मिनट के लिए भी अगर हम उसमें 45 सेकंड के लिए, यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो उसको कहते हैं स्पिनिंग। उसमें शॉर्ट स्पिन भी होता है या स्पिनिंग होता है, ये हम लोग लेबोरेटरी वगैरह में करते हैं। तो स्पिनिंग का मतलब ये हुआ कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। चलिए तीसरा जो प्रोसेस है, इसमें फाइनली क्या किया गया कि ई कोलाई को लिया गया,
और ई कोलाई को लेकर डीएनए आइसोलेशन के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए डीएनए आइसोलेशन किया गया। फिर उसमें से जो प्रोटीन पार्ट उसका निकला होगा उसको भी आइसोलेट किया गया, यानी कि डीएनए आइसोलेशन की गई, प्रोटीन आइसोलेशन किया गया। किसका? उस बैक्टीरिया का जिस बैक्टीरिया में उस वायरस का, यानी कि ये फेज का, बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन हुआ था। क्योंकि बैक्टीरियोफेज गया था तो उसी में तो ये सल्फर कंटेनिंग एंड फास्फोरस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, तो उस बैक्टीरिया के अंदर ही तो गया होगा। यहाँ पे ये समझने की बात है कि बैक्टीरिया के अंदर गया होगा, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या गया है उसी की हमें एनालिसिस करनी है, उसी की इवैल्यूएशन करनी है। तो इस थर्ड स्टेप में, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन वाले स्टेप में हमने क्या किया, यानी कि हर्शी एंड चेस ने क्या किया कि पहले बैक्टीरिया को अलग किया, एजिटेशन के जरिए उस पर से सारे बैक्टीरियोफेज के जो पार्ट सटे वटे होंगे उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया उन्होंने ब्लेंडिंग वाले स्टेप में। सिर्फ अब बैक्टीरिया बच गया। अब उस बैक्टीरिया से डीएनए आइसोलेट किया गया और फिर उस बैक्टीरिया से प्रोटीन भी आइसोलेट किया गया। ठीक है, अब इसकी एनालिसिस किया गया तो डीएनए एंड प्रोटीन फ्रॉम इन्फेक्टेड बैक्टीरियल पिलेट वेयर आइसोलेटेड एंड इवैल्यूएटेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव डीएनए एंड प्रोटीन्स। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि रेडियोएक्टिव डीएनए वाज फाउंड इन पिलेट, यानी कि पिलेट जो था, पिलेट कहते हैं कि किसी एपेंडॉर्फ ट्यूब में, यानी कि माइक्रोसेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, वो छोटा सा ट्यूब होता है 1.5 ml का या 2 ml का या 1 ml का, माइक्रोसेंट्रीफ्यूज कहते हैं, ट्यूब कहते हैं उसको, एपेंडॉर्फ ही कहते हैं उसको। तो उसके बॉटम में जो चीज सटा हुआ रहता है उसको हम कहते हैं पिलेट, और ऊपर जो लिक्विड पार्ट होती है उसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट। तो पिलेट का एनालिसिस किया गया, सुपरनेटेंट का एनालिसिस किया गया, क्योंकि उसी पिलेट और सुपरनेटेंट में उस बैक्टीरिया के सारे कंपोनेंट्स हैं। तो देखा ये गया कि डीएनए जो निकला उसमें से, उस डीएनए में रेडियो एक्टिव फॉस्फेट पाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो डीएनए ही है जो कि बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के अंदर आया है, प्रोटीन नहीं आया है। प्रोटीन अगर आता तो उसके सुपरनेटेंट में जहां पे प्रोटीन है रेडियो एक्टिव सल्फर जरूर मिलता। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही निकला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि पिलेट के अंदर जो डीएनए पाया गया उसमें फास्फोरस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, यानी कि डीएनए जो था वो रेडियो लेबल्ड था। अब वो डीएनए आया कहां से था? तो डीएनए तो उसी बैक्टीरियोफेज से आया था ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, नॉट प्रोटीन। क्योंकि इस बात की चर्चा हो रही थी इस एक्सपेरिमेंट से पहले कि साहब ये प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल माना जाए या डीएनए को माना जाए, ये मामला फंसा हुआ था। इसी बेसिस पे जो है साइंटिफिक कम्युनिटी वर्ल्ड का इस बात को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि ये डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। वो जो एवरी मैक्लियोड एंड मैकलिन कार्थी ने जो एक्सपेरिमेंट करके और जो रिजल्ट सामने रखा था साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर, तो उसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो रही थी। तो अब इस एक्सपेरिमेंट ने पूरा क्लियर कट बता दिया कि देखिए जो डीएनए आया है बैक्टीरियोफेज से वो रेडियो लेबल था, और रेडियो लेबल्ड डीएनए वो पिलेट के अंदर मिला है। और वो कहाँ से आया? तो उस बैक्टीरियोफेज से आया है, किसी दूसरे पार्ट से अब तो आया नहीं है। और डीएनए रेडियो एक्टिव सल्फर मिला नहीं, इसका मतलब प्रोटीन पार्ट नहीं आ रहा है। जो सेल के अंदर जो आ रहा है बैक्टीरियोफेज से वो डीएनए आ रहा है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि बैक्टीरियल पिलेट्स वेयर ऑब्टेन्ड फर्दर डीएनए एंड प्रोटीन वेयर आइसोलेटेड
एनालाइज्ड यानी इवेल्युएटेड रेडियोएक्टिव डीएनए वाज फाउंड इन पिलेट which clearly indicates that only DNA was the material which was passed from radioactive bacteriophage to the bacteria. ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई. प्रोटीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड ई कोलाई वाज नॉट फाउंड टू कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन. इट मीन्स प्रोटीन्स डिड नॉट एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल्स फ्रॉम बैक्टीरियोफेजेस. देयरफॉर प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक और हेरिटेबल मटेरियल. बात बिल्कुल साबित हो गई. तो आप इसको फिर से एक बार मैं फिर से इसको दोहरा देता हूं कि देखिए हर्शी एंड चेस ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज के ऊपर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया. जेनेटिक मटेरियल को फाइंड आउट करने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए, कंफर्म करने के लिए बैक्टीरियोफेज को क्या किया, इन्होंने रेडियो लेबल किया. उसके कोट प्रोटीन को सल्फर से रेडियो लेबल कर दिया. उसके जो डीएनए था उसको फॉस्फेरस से लेबल कर दिया. उसको क्या किया कि कहा कि जाओ इसमें से दोनों में कंपटीशन ने कहा कि देखो कि ई कोलाई के अंदर तुम रह सकते हो, तुम अपना घर बना सकते हो, तो तुम में से देखो कि इसमें से कौन ई कोलाई के अंदर जा सकता है. जो इन ई कोलाई के अंदर जाएगा इसका मतलब होगा कि वही जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है. तो ई कोलाई के अंदर डीएनए गया, आरएनए ये प्रोटीन नहीं जा पाया. ठीक है. क्योंकि प्रोटीन तो सिरिंज जैसे जिस मटेरियल का बना होता है वो असल में क्या है कि वो प्रोटीन है, और डीएनए है असल मेडिसिन, असल इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने वाला. वो तो जैसे सिरिंज के अंदर मेडिसिन होता है, वो मेडिसिन जाता है, इंजेक्ट होता है किसी मानव शरीर के अंदर, किसी डिजीज्ड पर्सन के अंदर. जब कोई डॉक्टर इंजेक्शन देता है, कोई नर्स इंजेक्शन देती है, तो इंजेक्शन का जो मेडिसिन जो मटेरियल होता है, ड्रग जो होते हैं, वही जो है शरीर के अंदर जाता है. सिरिंज तो बाहर रह जाता है. तो इसको चूंकि ये तो आंख से दिखने वाली चीज़ थी नहीं, तो हर्शी एंड चेस ने बैक्टीरियोफेज को लिया और उसमें ये देखने की कोशिश किया कि इसमें से डीएनए जाता है या प्रोटीन जाता है. दोनों को लेबल कर दिया, रेडियो लेबल कर दिया. फिर जब उसके अंदर चला गया बैक्टीरियोफेज के बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया के अंदर वाली कंटेंट को उन्होंने निकाला. फिर उसको एनालिसिस किया, देखा तो देखा कि अरे इसमें तो डीएनए आया हुआ है, प्रोटीन आया नहीं. इसका मतलब ये हुआ, और डीएनए आया है और बहुत सारे बैक्टीरियोफेज भी बन गया है अंदर. तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है. जैसे हम अगर गौर करें खुद इंसान के ज़िंदगी के ऊपर, तो एक इंसान की ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है वो एक ज़ाइगोट से होती है. सपोज कीजिए कि कोई बच्चा आज पैदा हुआ, तो वो 9 महीना पहले 36 प्रोबेबली मतलब क्या कहते हैं कि अंदाज़न थोड़ा सा कम हो सकता है, कुछ ज़्यादा हो सकता है, कि यानी कि 9 मंथ पहले 35 वीक्स 36 वीक्स पहले क्या हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ. यानी कि गैमिट फ्यूज हुआ. मदर साइड से ओवम एंड फादर साइड से स्पर्म आया. दोनों के फ्यूजन हुआ जिसको हम फर्टिलाइजेशन के रूप में डिफाइन करते हैं. जाइगोट बना. अब उस जाइगोट में क्या आया, स्पर्म से उसका जेनेटिक मटेरियल आया. स्पर्म के बाकी पार्ट जो उसके हेड और टेल तो बाहर ही रह गए, और वो जेनेटिक मटेरियल क्या था, तो डीएनए था. वो ओवम के अंदर आया, और फिर जो है ओवम के अंदर जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मदर साइड से आया है, वो अंडा के अंदर है. सब दोनों जो है एलाइन हो गया, होमोलोगस पेयर बना लिया. फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हो गए, और वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम के अंदर यानी कि डीएनए है, और उस डीएनए में यानी वो जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर एक बच्चे के एक एक कंपोनेंट को बना लेने की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. और वो अंडा यानी ओवम वो एक
बायोलॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कर रहा है। जेनेटिक मटेरियल उसमें रन कर गया। यूट्रस जो होता है वो पूरा इन्वायरमेंटल कंडीशन वहाँ प्रोवाइड करता है, सारे न्यूट्रिएंट का सप्लीमेंट वहाँ वहाँ देते रहता है। फिर वहाँ पे एक नया जो है बच्चा बन के तैयार हो जाता है। फिर टाइम आ जाने पर उसकी जो है फिजियोलॉजिकल पार्चुरेशन होता है या फिर जो है सीजेरियन के जरिए उस बच्चे का जन्म होता है। तो वो बच्चा बना कैसे? उसमें जो उस बच्चे को तैयार करने के लिए यूट्रस के अंदर वो सारे इंफॉर्मेशन आए कहाँ से? तो मैटरनल साइड से, पैटर्नल साइड से वो क्रोमोसोम के रूप में आया, यानी कि डीएनए के रूप में आया। और डीएनए के अंदर ही सारे प्रोग्रामिंग अवेलेबल था उस एक नए बच्चे को, सारी उसको उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए। तो यही चीज यहाँ भी हो रहा है कि बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, अपना बैक्टीरियल वायरल जीनोम इंजेक्ट कर दिया उस वायरस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। और उसमें उसी तरह से उसकी जो जेनेटिक प्रोग्रामिंग थी वो एक बैक्टीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन किया जेनेटिक प्रोग्रामिंग, और उसमें बहुत फेजेस बन गए। तो ये एक्सपेरिमेंट था हर्शी एंड चेस का, जिसके जरिए हर्शी एंड चेस ने ये साबित कर दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए ताकि ये कंसेप्ट आपके हर दोस्त तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।